हेलो स्टूडेंट्स, अतुल्य आरएस में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पटवार परीक्षा मैथ की। तो पटवार परीक्षा मैथ के अंदर अपनों ने एक चैप्टर जो ख़त्म कर लिया है वो अपना प्रतिशत के बारे में अपने खूब पढ़ा है। अपनों ने काफ़ी प्रश्न किए हैं, सोल्व भी किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रतिशत आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है ना। आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है औसत। क्या है जी? औसत, एवरेज। देखिए जी, औसत स्टार्ट करने से पहले अपने ये समझेंगे कि औसत का मतलब क्या होता है। देखिए, जो औसत का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, औसत का सीधा सीधा ध्यान रखना कि औसत वो होता है कि प्रत्येक, जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि 5 व्यक्ति है और उनके पास 100 रुपये है। 5 व्यक्ति, उनके पास कितने रुपए है? 100 रुपये है। तो फिर औसत का मतलब यहाँ से ये निकलता है कि प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना आएगा। बात समझ आ रही है ना। औसत का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति के हिस्से में उतनी रकम आ जाए कि वो सभी के बराबर रहे, तो वो क्या होता है? अपना औसत होता है। या मतलब किसी संख्या को जितने भागों में बांटना है उतने भागों में समान समान हिस्से देना ही क्या होता है? औसत होता है। मैं मान लो कि मुझे 5 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 5 रुपए देने हैं। और कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति। तो मैं इसको भी कितना दे दूंगा? 2.5। और इसको भी कितना दे दूंगा? 2.5। तो देखो जी, इसके पास भी इतना हिस्सा, उतना हिस्सा इसके पास आया। तो औसत जो होता है, औसत का मतलब ये होता है कि औसत का मतलब मैंने बताया कि क्या? प्रत्येक के हिस्से में क्या आना? इक्वल इक्वल आना। तो देखिए, औसत का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ से, औसत बराबर जो होता है जी, जो अपने को संख्या दी जाएगी उनको अपने राशियां बोल लेते हैं, संख्या बोल लेते हैं। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, या अपने लिखते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखिए जी, क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। आपको राशियां दी जाएगी, राशियों का मतलब संख्या दी जाएगी। आपको जैसा फॉर्मूला है वैसा मान रखना है, कुछ नहीं करना अपने को। आगे जब अपने क्वेश्चन करेंगे उनको करने का तरीका मैं आपको अलग से बता दूंगा। लेकिन एक बार जो इजी लेवल के जो प्रश्न आते हैं, जो अपने आज करेंगे, उनके अंदर क्या करना है? जो आपको राशियां दी जाएगी आपको उनका टोटल करना है। फिर आपको देखना है कि राशियां है कितनी। अगर 5 है तो बटा में 5 लिख देना, अगर 6 है तो बटा में 6 लिख देना, और अपन उसका भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो अपने पास आंसर आता है वो अपना क्या कहलाता है? औसत। अब देखिए क्या होता है प्रश्न के अंदर। प्रश्न में वो क्या करता है, अपने से राशियां का जो योग दिया है उन राशियों में से वो एक राशि गायब कर देगा। क्या कर देगा? राशि गायब कर देगा। देखिए जी, फॉर्मूला कितना है, इस फॉर्मूले के अंदर अपने को कितनी वैल्यू चाहिए। देखिए, औसत अपने निकालते हैं, राशियां वो अपने को देगा, अपने उनका योग कर देंगे, और राशियों की संख्या अपने को पता होगी कि इतनी संख्याएं हैं। तो देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर 3 वैल्यू है, 1, 2 और 3। कोई भी फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, कोई भी सूत्र है, वो सूत्र अगर अपने को दिया जाता है, सूत्र अपने को मालूम है, उस सूत्र से रिलेटिव अगर अपने को कोई संख्या दी जाती है, कोई डाटा दिया जाता है, कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, तो आपको केवल हमेशा ध्यान रखना है कि वो सूत्र तभी अपना आंसर दे पाएगा जितने उसके अंदर मान रखने हैं। उसके अंदर से अगर कोई एक मान गायब होता है तो वो सूत्र अपना मान दे देता है। अगर एक से ज्यादा मान गायब करता है तो फिर सूत्र के अलावा अपने को और भी इक्वेशन या और भी जानकारी वो प्रश्न के अंदर देता है, ठीक है ना। कोई भी सूत्र है, चाहे वो बेलन का आयतन है, चाहे वो गोले का आयतन है, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल है, चाहे वो आयत की लंबाई चौड़ाई कुछ भी निकालनी है अपने को, तो ध्यान करना जो उसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अंदर आपको ये देखना है कि कितनी वैल्यूज अपने को इस फॉर्मूले के अंदर चाहिए। जितनी वैल्यूज उस फॉर्मूले के अंदर होती है उनमें से अगर कोई एक मान गायब होता है तो अपने उसका आंसर दे सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो वैसे ये अपने पास इसके अंदर 3 डाटा अपने पास होते हैं, 3 में से कोई वो एक अपने से पूछेगा और वो अपने बता देंगे। तो देखिए, औसत के अंदर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। मान लो कि 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। 5 व्यक्तियों के पास, किसी के पास 2 रुपए है, किसी के पास 5 है, ऐसे कुल मिलाकर के सभी के पास जो पांचों का जो टोटल बैठता है, जो पांचों का जो योग बैठता है वो कितना बैठता है? 65 रुपए बैठता है। कितना बैठेगा? 65, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इनके पास, पांचों के पास,
कुछ भी मान लो आप, अलग अलग हो सकता है। अब मैं आपको बोलूं कि इन पांचों का जी औसत क्या आएगा। औसत का मतलब ये है कि इन पांचों में ये 65 रुपए किस प्रकार बंटे कि इन पांचों के पास समान समान रुपए आ जाए। तो औसत का मतलब ये होता है कि वो हिस्सा टोटल का इनके अंदर किस प्रकार से विभाजित करें कि प्रत्येक के पास क्या आ जाए, समान समान संख्या मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपसे क्या पूछा औसत, आपको क्या करना है, राशियों का योग करना है। योग उसने दिया है कितना, 65। राशियां कितनी, जो व्यक्ति है उनमें बांटना है, तो राशियां कितनी, 5। तो आप 65 में किसका भाग दे दो, 5 का। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 13। मतलब इन पांचों में कितने कितने रुपए बंटेंगे, 13 रुपए इक्वली बंट जाएंगे। ठीक है, बात समझाइए। ठीक है जी, क्वेश्चन देखिए, एक अपने क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, 285, 135, 85, 75 और 20, इनका जी औसत निकालना है। क्या निकालना है, इनका औसत। तो आपको क्या करना पड़ेगा, औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की क्या करनी पड़ेगी, संख्या करनी पड़ेगी। बात समझाई बात ये। तो इनका आपको क्या करना पड़ेगा जी, योग करना पड़ेगा। तो औसत बराबर क्या होगा, 285, 135, 85, 75 और 20। ये लो जी, मैंने टोटल कर दिया। बटा में इनका संख्या कितनी है, इनकी संख्या है जी इनकी 5। संख्या कितनी है इनकी, 5। तो देखो इनका टोटल कीजिए आप एक बार, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 की जीरो आंसर कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 और 2 4, 4 और 7 11, 8 19 और 3 22 और 8 कितना, 30 की जीरो आंसर 3 आती है। 3 और 1 4, 4 और 2 कितना, 6 जी। इनका योग कितना बना, 600। भाग किसका देना है, 5 का। किसका देना है भाग, 5 का। 600 में जब 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है जी, 120। कितना आता है, 120। ये होता है इनका क्या निकालना अपने को, औसत। एक और अपने ट्राई करते हैं, देखिए 5, 20, 15, 25, इनका जी औसत निकालना है। क्या निकालना है अपने को, इनका औसत। तो फिर क्या करेंगे, अपने इनका टोटल कर देंगे। 5 + 20 + 15 + 25 बटा में कितना, कितनी संख्या है इस बार ये, 1 2 3 और 4। तो बटा में किसका भाग दे दो आप, 4 का। इनका टोटल ऐड करना जी, कितना आता है, 5 और 5 10, 10 और 5 कितना, 15। 15 का 5 हासिल कितनी आती है, 1 आएगी। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना, 6। ये कितना आया, 65, सॉरी बटा में 4 आएगा। ठीक है, जब आप इसके अंदर भाग देते हो तो आपका आंसर आता है जी 16.25। कितना आता है, 16.25। इस तरीके से अपने को क्या करना है, ये सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है ना, इसी तरह से अपना चलता रहेगा जी चैप्टर। ये आगे प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न अपने करते रहेंगे। अब एक चीज और देखिए जी, देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप शॉर्टकट में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, औसत बराबर क्या, योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या, योग बटा संख्या। जब अपने प्रश्न करेंगे इसके अंदर, जो हाई लेवल के प्रश्न जाते हैं, जो ऊपर वाले प्रश्न होते हैं, उनके अंदर अपने को जो निकालना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा काम आएगा, वो जी ये काम आना है अपने। क्या काम आना है अपने, योग। तो योग बराबर क्या बनेगा, इस संख्या का इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो योग बराबर क्या आ जाएगा, औसत इंटू संख्या। ये जो फॉर्मूला है, ये अपने जो प्रश्न आते हैं उनको सोल्व करने के काम इसी से आना है। इसी से तो केवल औसत निकलेगा। हालांकि औसत यहाँ से भी अपने औसत ही निकालेंगे, लेकिन औसत निकालने से पहले जहाँ डाटा गायब होगा, जहाँ संख्या गायब करेगा, वहाँ अपने को क्या चाहिएगा, इनका योग चाहिएगा जी। क्या चाहिएगा, योग चाहिएगा। तो देखिए एक प्रश्न करते हैं अपने, 10, 15, 18, 24 x, ये जी संख्या है का औसत 16 है, तो x का मान बताओ।
ये प्रश्न आया आपके पास क्या कि 10, 15, 18, 24 x का औसत कितना है 16, तो x का मान बताइए। अब देखिए जी मान गायब हुआ इसके अंदर से, कौन सा मान गायब हुआ x, लेकिन उसने आपको दिया कि जी औसत तो कितना है इनका 16, इनका क्या है औसत है। तो देखिए मैं यहाँ से भी कर देता हूँ और यहाँ से, दोनों तरीके से अपने करते हैं। इधर से अगर बात करूं तो औसत अपने को दिया है, इस बार कितना दे दिया औसत उसने 16, तो अपने यहाँ क्या रख देंगे 16, ठीक है। राशियों का योग करते हैं अपने, तो क्या आएगा 10, 15, 18, 24 और क्या है अपने पास x। ये संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या थी 10 और 15, ठीक है। बटा में ये संख्या कितनी बनती है जी 1, 2, 3, 4 और कितनी 5, तो बटा में क्या लगा देंगे अपने इसके 5 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इनका आप टोटल कीजिए कितना आता है 15 और 10 25, 25 और 18 कितना 43, 43 और 24 कितना 67 प्लस कितना x बटा में कितना 5 और इधर कितना 16। बात क्लियर है इतनी। अब इस 5 का इधर क्या हो जाएगा जी गुणा हो जाएगा, तो 16 पंजा कितना होता है 80, इधर पड़ा है 67 प्लस x। बात क्लियर। इस 67 को अगर मैं इधर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और 80 में से जब 67 घटेगा तो कितना आ जाएगा x का मान 13। x का मान कितना मिलता है अपने को 13 मिलेगा जी। बात क्लियर है। इस फॉर्मूले से देखना जी एक बार, कुछ नहीं करना अपने को शॉर्ट मेथड अपनाने हैं परीक्षा के अंदर, इतना लंबा अपने को नहीं करना किसी भी हालात के अंदर, ठीक है ना। आप केवल ये ध्यान कीजिए कि अगर मैं इनका योग करूं तो योग कितना आए, कि अगर इन संख्याओं का औसत आपको 16 दिया है तो इनका योग कितना आएगा, तो योग बराबर होता है जी औसत गुणा संख्या। औसत कितना है इनका 16 दे रखा है, संख्या कितनी थी ये 5, तो 16 पंजा कितना आया जी 80, 16 पंजा कितना आ गया 80। अब आपको क्या करना है, आपको इन संख्याओं का टोटल कर देना है, इस x को छोड़ना है, x को छोड़ना है, इनका आपको क्या करना है टोटल करना है। जो टोटल आए वो देख लेना जी इस योग से कितना कम है वो आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनका औसत कितना बनता है अपनों ने किया था कितना 67, तो 80 में से क्या घटा दोगे आप 67 घटा दोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 13। इतनी अपने को रामकथा नहीं पढ़नी पेपर के अंदर, ठीक है ना, इतनी अपने नहीं करेंगे। अपने को केवल इतना करना है जी सीधा और शॉर्टकट, सिंपल और स्वीट तरीका अपने को करना है परीक्षा के अंदर। बात क्लियर है। अपने कुछ एक बातें करते हैं प्रश्नों के बारे में कि प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं और कुछ एक प्रश्नों का डायरेक्ट आंसर भी कैसे आता है। देखिए कुछ एक संख्याओं के बारे में बता रहा हूं आपको, शायद आपको पता होगी। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको आप बोलते हो, क्या प्राकृतिक संख्या जी क्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की अगर अपने बात करते हैं तो 1 से लेकर के और अनंत तक की जो संख्याएं होती है, पॉजिटिव लेने हैं, धन लेने हैं, ऋण अपने को नहीं लेने, ऋण संख्याएं नहीं लेनी, अपने को धन संख्या लेनी है, धनात्मक संख्या लेनी है, ऋणात्मक नहीं लेनी है। प्राकृतिक संख्याओं की जब बात करेंगे तो 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है। ये कौन सी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। बात क्लियर है। फिर देखिए जी संख्या आती है अपने पास पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, जिसको आप क्या बोलते हो होल नंबर। तो पूर्ण संख्या की बात करूं तो प्राकृतिक के अंदर और पूर्ण के अंदर कुछ चेंज नहीं है, इतना ही चेंज है कि प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण कहां से स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 और ये कहां तक जाती है जी अनंत तक। बात क्लियर है। भी प्राकृतिक कहां से शुरू 1 से, पूर्ण संख्या कहां से शुरू 0 से। अब बात करते हैं अपने पूर्णांक की, पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या देखिए यहां अपनों ने क्या लिए धनात्मक संख्याएं, यहाँ भी क्या लिए अपने धनात्मक संख्याएं। पूर्णांक के अंदर क्या होता है इंटीजर्स बोलते हैं इनको। तो पूर्णांक के अंदर ये माइनस से शुरू होकर के आती है, मतलब ये हुआ कि माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक की जो भी संख्या होगी सारी की सारी क्या होगी पूर्णांक होती है जी। माइनस से लेकर के प्लस के बीच में जितनी भी संख्या आती है, कहने का मतलब टोटल संख्याएं क्या होगी पूर्णांक।
पूर्णांक संख्याएं कौन सी, माइनस और प्लस की जो संख्याएं होती है वो क्या होती है जी, पूर्णांक संख्या होती है। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। अब देखिए परीक्षा में एक वर्ड आता है गुणज। क्या आता है, गुणज। गुणज कई संख्याओं के सभी के अलग अलग गुणज होते हैं, जैसे कि 3 का गुणज, 7 का गुणज, 5 का गुणज। गुणज का मतलब होता है जी उस 3 का गुणा हो जाए, पूरा पूरा 3 का भाग चला जाए या 3 के पहाड़े में आए, वो क्या होता है, गुणज होता है। जैसे मैं बोलूं कि 15 ये 3 का गुणज है क्या, जी है। 15 5 का गुणज है क्या, जी है, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 15 आता है और 5 के पहाड़े में भी क्या आता है, 15 आता है। बात क्लियर है ये। तो गुणज आ जाए तो गुणज का मतलब वही होता है जी, अगर 3 का गुणज बोलेगा कि 3 के गुणज की क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत का मतलब लगातार संख्याएं होना, क्रमागत का मतलब लगातार संख्याएं होना। जब उसने बोला कि 3 के लगातार 5 गुणज है, 3 के क्रमागत 5 गुणज है, इसका मतलब 3 के पहाड़े की वो लगातार संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। जिसका वो गुणज बोलेगा उनके अंदर डिफरेंस उतने उतने का ही रहना है जी। डिफरेंस क्या रहना है, उतने उतने का। अपने को पता नहीं है कि 3 के 5 गुणज लेने हैं, अपने को कितने गुणज लेने अपने को, 3 के 5 गुणज। तो अपने को पता ही नहीं कि वो गुणज कौन से हैं, तो आप पहली संख्या क्या मान लो, अगर माननी है तो आपको x मानेंगे। पहली संख्या क्या मान लेते हैं अपने, x। अब गुणज किसका बोला उसने, 3 का, तो डिफरेंस अंतर कितने कितने का होगा, 3 का। तो दूसरा गुणज अपने क्या मानेंगे, 3 ऐड कर दो। तीसरा गुणज क्या मानेंगे, 3 और ऐड कर दो। चौथा गुणज क्या मानेंगे, 3 और ऐड कर दो। पांचवा गुणज क्या मानेंगे, 3 और ऐड कर दो। ये देखो जी 5 गुणज 3 के हुए या नहीं हुए, देखो डिफरेंस 3 का आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे ही वो आपको 7 का बोलेगा तो आप 7 का डिफरेंस ले लेना, 5 का बोलेगा तो आप 5 का डिफरेंस ले लेना। बात क्लियर है इतनी। ये बोलेगा फिर अपने आगे अपने प्रश्न करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहां अपने मानेंगे ये चीजें, ठीक है ना। अब देखिए सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताता हूं। सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या पता है सभी को, सम विषम क्या होता है। अपने अगर बात करें सम संख्या का मतलब जिसमें 2 का भाग जाए, विषम संख्या का मतलब 2 का भाग नहीं जाए। या अपने बोलते थे कि जोड़े बन जाए, क्या बन जाए, जोड़े। जोड़ा 2 का होता है, 2 का जोड़ा बन जाए वो कौन सी संख्या, सम संख्या। जोड़ा ना बने वो कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो सम का मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाए, विषम का मतलब 2 का भाग ना जाए जी, कंप्लीट उसके अंदर भाग नहीं जाता है। तो ये सम होती है, ये विषम होती है। अब देखिए आपसे मैं पूछूं ये संख्याएं सम है या जी नहीं है, सम है। ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो ये सम संख्याएं हैं जी सारी की सारी। अगर मैं सम संख्या क्रमागत मुझे माननी पड़ जाए कि माना 5 सम संख्याएं, तो 5 सम संख्या क्या मानोगे। देखिए सम संख्या जब मानते हो तो पहली संख्या आपको चाहे वो सम मानो, चाहे वो 3 का गुणज मानो, चाहे वो 7 का गुणज मानो, चाहे आप विषम मानो, पहली संख्या हम सदैव क्या मानेंगे, अपने x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। अब देखिए जी क्रमागत मुझे 5 सम संख्याएं माननी है, तो पहली तो क्या बनी अपनी x। अगर सम संख्या होती है क्रमागत तो इनमें डिफरेंस अंतर कितने कितने का होगा, 2 का। तो दूसरी सम संख्या क्या बनेगी, तीसरी क्या बनेगी, चौथी क्या बनेगी और पांचवी क्या बनेगी, x + 6। ये इस प्रकार से अपनी संख्याएं बन जाती है। यही सम संख्या मानेंगे और यही अपने क्या मानेंगे, विषम संख्या। अगर अपने को माननी पड़ जाए तो इसी फॉर्म में तो अपने सम मानते हैं और इसी फॉर्म में क्या मानेंगे, अपने विषम। ये सेम आ जाएगा जी यहाँ पर। अब कईयों के दिमाग में यही आ रहा है कि सर ये सम और विषम सेम ही क्यों मानी। क्योंकि देखो जी अगर आप विषम मान लो ये विषम है, हाँ जी। देखिए सम विषम की बात कर ली, गुणज की बात कर ली। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। एक आती है जी अभाज्य संख्याएं। जी भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिसके अंदर खुद का भाग
और 1 का भाग, देखिए जी खुद का भाग संख्या में सदैव जाएगा, 1 का भाग संख्या में सदैव जाएगा। कोई भी संख्या ले लेना, उसके अंदर एक तो उसका खुद का भी भाग जाएगा और एक 1 का भी जाएगा। 1 का भाग जाएगा, खुद का भाग जाएगा, इन दोनों को छोड़ के अगर किसी और भी संख्या का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी जी? अभाज्य संख्या। क्या होगी? सॉरी, भाज्य संख्या। क्या होगी जी? भाज्य संख्या। जैसे कि मैं बोलूं कि जी 25 अपने को पता करना है कि भाज्य है या अभाज्य, तो 25 के अंदर जी 1 का भी भाग जाएगा, 25 में 1 का भाग, 25 में 25 का भी जाएगा। अभी तक इन दो डेफिनेशन के आधार पे तो अपने को पता लगा कि 1 का जा रहा है और खुद का जा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसकी परिभाषा मैंने क्या बताया कि 1 का जाए, खुद का जाए, उसके अलावा भी अगर किसी का भाग जाता है तो ये क्या बनेगी? भाज्य संख्याएं। तो जी इसके अंदर 5 का भी तो भाग जाता है ना 5 का भाग, तो ये क्या है फिर? ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। अब बात करें अपने अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें खुद का भाग भी जाएगा, 1 का भाग भी जाएगा, खुद का भाग और 1 के भाग के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग और नहीं जाएगा। उसके अंदर किसका जाएगा? केवल 2 का ही। किसका? उस संख्या का खुद का भाग और 1 का भाग तो जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। मान लो कि मैं आपको बोलूं 13 जी, 13 लिखा मैंने, तो 13 के अंदर 1 का भी भाग जाएगा, 13 में 13 का भी जाएगा। इन दोनों के अलावा तीसरी संख्या कोई नहीं मिलती अपने को जिसमें इसका भाग चला जाए, तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है जी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 1 की बात करूं तो जी 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है? अभाज्य संख्या। 1 कुछ नहीं है, एक संख्या है केवल, वो ना तो भाज्य संख्या है ना वो क्या है? अभाज्य संख्या। 1 क्या है? विषम संख्या है। 1 क्या है? विषम संख्या है। बात क्लियर है? इतनी समझा रही है बात ये? तो ये जी मैंने आपको बताया भाज्य और किसके बारे में? अभाज्य के बारे में। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको बोलूं कि जी 2 भाज्य है या अभाज्य है, तो मैंने आपको बता दिया कि 2 क्या है? क्या है? 2 अभाज्य संख्या। ये एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो 2 है, ये एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम संख्या 2 होती है जो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। 2 के अलावा अगर आप कोई भी सम संख्या ले लो, कोई भी सम संख्या ले लो आप, वो संख्या क्या नहीं होगी? अभाज्य नहीं होगी जी। 2 एकमात्र सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है आपकी ये? ठीक है। अब देखिए जी, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट डाल के। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट डालते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बोलूं पहला क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है अपने को? औसत निकालना है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। कहने का मतलब जो स्टार्टिंग में जो 100 संख्याएं आती है प्राकृत, कहाँ से शुरू बताई थी मैंने आपको? प्राकृत संख्याएं 1 से। तो 1 से लेकर के कहाँ तक जाना आपको? 100 तक। उनका आपको क्या निकालना है? औसत। तो औसत बराबर जी मैंने आपको क्या लिखाया था? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या।
राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो देखिए अब अपने राशियों का योग करते हैं। इसके अंदर कहने का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से करते करते अपने कहाँ तक प्लस करना है, अपने को 100 तक। तो जी 100 तक प्लस करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बहुत टिपिकल हो जाएगा, इतना टोटल नहीं हो पाता अपने से। तो देखिए बात थोड़ी गौर से सुनना मेरी जो बोल रहा हूँ। आपसे औसत पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे? औसत। और जिन संख्याओं का आपसे औसत पूछा जाए उनका अंतर अगर सदैव समान रहता है, अंतर क्या रहता है उनका? सदैव समान रहता है। तो आपको क्या करना है, उस श्रेणी की, किस श्रेणी की? जिस श्रेणी की अपने बात कर रहे हैं उस श्रेणी की पहली संख्या लेनी है आपको और उसी की अंतिम संख्या लेनी है। उन दोनों का जोड़ करके आपको आधा कर देना है। क्या कर देना है? क्या बताया मैंने आपको? उस श्रेणी की क्या लेनी है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और आधा करने के लिए भाग किसका देते हैं? अपने 2 का। ये करना है जी आपको। तो मुझे बताइए जब प्रथम 100 प्राकृत संख्या लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा और ये कहां तक लिखूंगा मैं? 100 तक। कहां तक लिखूंगा? 100 तक। तो देखिए जी 1 2 3 4 5 6 ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा और कहां तक चलेगा? 100 तक। तो क्या इनका अंतर समान नहीं है? क्या अंतर इनका क्या है? समान है। जब अंतर इनका समान है तो आपको क्या लेना है? इस श्रेणी की पहली संख्या लेनी है 1, इस श्रेणी की अंतिम संख्या लेनी है प्लस 100 बटा में क्या कर देना है? 2, 101 बटा 2 50.5, 50.5। दोबारा देखना जी क्या बोला था मैंने बोला कि आपको अगर ऐसी श्रेणी दे दी जाए जिसका अंतर क्या रहता है? समान रहता है, तो उसका जब औसत निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? पहली संख्या बटा में अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में क्या लिख देते हैं? अपने 2 लिख देते हैं। बात क्लियर है इतनी? अंतर क्या रहना चाहिए जी? सभी का समान अंतर होना चाहिए। और समान अंतर की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर से रिलेटिव नहीं है। समान अंतर की जो श्रेणी होती है, समान अंतर की जो श्रेणी होती है उसे अपने क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं अपने उसको? समांतर श्रेणी। एपी भी लिखा हुआ मिलता है आपको, अर्थमेटिक पोसेसिव, ठीक है ना? तो ये आपको क्या होता है? ये अर्थमेटिक पोसेशन, ये क्या होता है? समांतर श्रेणी होती है। तो किसे बोलेंगे? समान अंतर की श्रेणी, चाहे वो 3 की श्रेणी हो, चाहे वो 5 के पहाड़े की श्रेणी हो, चाहे वो 10 के पहाड़े की श्रेणी हो। जब श्रेणी का मतलब अंतर समान होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपने समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है इतनी? हाँ जी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या, मैं आपको बोल दूं कि 80 तक की सम संख्याओं का औसत, 80 तक की सम संख्याओं का औसत। तो देखिए 80 तक की सम संख्याओं का औसत, आपको मैंने एक ही बात बता दी कि अंतर देखना है आपको। सबसे पहले तो जब एक श्रेणी दे दी जाएगी तो अंतर देखना है कि अंतर समान है क्या। 80 तक की जब अपने सम संख्या लेंगे तो जी पहली संख्या कौन सी मिलेगी? 2, फिर कौन सी? 4, फिर 6 और करते करते अपने कहाँ तक चले जाएंगे? 80 तक। तो पहली संख्या क्या है इसकी? 2, अंतिम संख्या क्या है इसकी? 80 बटा में क्या लगा देंगे? 2। 80 और 2 कितना? 82 बटा 2 तो कितना आया? 41। कितना आया? 41। बात क्लियर है ये? तो जी अपने को इसी तरह से करना है। ध्यान करना, अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? समान। तो आज के वीडियो में अपने इतना ही करेंगे। आपको घर होमवर्क के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको ऐसी श्रेणियां माननी है, चाहे वो 7-7 का अंतर ले लेना आप, चाहे आप 10-10 का अंतर ले लेना, चाहे आप कितने का भी अंतर लेना, ठीक है। उस श्रेणी के आप औसत निकालना है आपको। 5-10 वाले ऐसे करने हैं आपको खुद को कि आपको एक श्रेणियां माननी है, लंबी लंबी श्रेणियां मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का औसत, प्रथम 1000 का औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, इस प्रकार से संख्याएं माननी है और आपको इसी तरह से उनका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे इसी के बारे में और चर्चा।
तो धन्यवाद जी। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। अतुल्य आरएस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।